हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का एडिटोरिया का जो टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 2 आया है, उसका हम लोग आज फर्स्ट टेस्ट देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी जो एडिटोरिया का वॉल्यूम फर्स्ट आया था, उसका भी हम लोग साइड बाय साइड उसका भी टेस्ट सीरीज चल रहा है और वॉल्यूम 2 का भी हम लोग चलाएंगे। इसके अलावा आपको बीपीएससी 71st का जो PYQ है और उसके अलावा उसका टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहां से उसका वीडियो देख सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुफ्त में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वहां से जाके आप लोग इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और भी बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज हैं बीपीएससी 71st या बिहार दरोगा या फिर अदर कंटेंट भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग वहां से जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो कोयला है उसका भंडार किस राज्य में है। दो चीज यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ भंडार पूछ रहा है। और वैसे भी अगर आप लोग को पता हो तो खनिज में एक होता है कि कौन सा राज्य जो है वो खनन सबसे ज्यादा कर रहा है, और दूसरा होता है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा भंडार है। तो यहाँ भंडार पूछ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। और आपको पता है कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार पाया जाता है। और इसके अलावा अगर देखें तो हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है वो झारखंड का झरिया। आपको पता होगा कि झरिया जो है काफी न्यूज में रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो भूमिगत आगजनी है वो मतलब बहुत ज्यादा हो गया, जिस वजह से वहाँ के लोकल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। और इसके अलावा भी और भी कुछ जो कोयला उत्पादन के स्टेट हैं, तो मैं उनका नाम बता देती हूँ, जिसमें कि आपको पता होगा रानीगंज पश्चिम बंगाल में, फिर सिंगरेनी है तेलंगाना में, पेंचकाना है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा आपको पता होगा कि जैसे अन्य खनिज भी हैं कि कौन से राज्य में क्या क्या खनिज पाया जाता है। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ शॉर्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला तो जैसे कि हीरा है, तो हीरा और तांबा जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और वहीं अगर देखें तो चांदी और कच्चा तेल ये दोनों पाया जाता है राजस्थान में। फिर लौह अयस्क उड़ीसा में, प्राकृतिक गैस आपको असम में, फिर बॉक्साइट भी आपको उड़ीसा में मिलता है। अब्रक पता होगा कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और सीसा जो है वो राजस्थान, और टंगस्टन आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है। तो भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। तो ये आपको पता है कि यह जो है एक तो अलियावेट द्वीप है और खादियावेट, ये दोनों ही जो है नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर हैं। और अगर आपको पता होगा कि वेलिंगटन द्वीप, तो यह जो है केरल के कोच्चि में है। तो इसीलिए चलिए हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी जो नवीनतम सतत विकास लक्ष्य है, यानी कि एसडीजी है, वह भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। तो इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है। तो 67 है। और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इसमें जो है शीर्ष राज्य केरल और सबसे जो निचला राज्य है वह बिहार है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि हाल में ही किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो आपको पता होगा कि यह जो है महाराष्ट्र स्टेट में अभी जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत इसमें चौथे नंबर पे है और अमेरिका इसमें शीर्ष पर है। और इसके अलावा अगर कुछ इंडेक्स देख लें तो जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में, इसमें जो है भारत 118वें नंबर पर है। और इसमें जो टॉप किया है वो फिनलैंड। और इसके अलावा देखें तो ग्लोबल जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है 2025, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 96, और डेनमार्क इसमें टॉप पे है। और इसके अलावा अगर देखें तो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है तो यह 85, यानी कि भारत जो है इसमें 85वें नंबर पर है। और इसमें जो टॉप किया है वो सिंगापुर है।
तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें जो है टोटल 4 खिलाड़ी को, और ये जो चारों खिलाड़ी हैं, एक तो मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं, प्रवीण कुमार हैं और डी गुकेश हैं। जिसमें कि मनु भाकर आपको पता है कि यह शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो हैं यह हॉकी प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, और डी गुकेश आपको पता है कि ये शतरंज प्लेयर हैं। आगे दिया हुआ है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। तो यह जो है समुद्र प्रताप है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, और इसको जो है लॉन्च किया गया था गोवा में। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो है दिनेश माहेश्वरी जो हैं अभी वर्तमान में इनकी जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। और आपको पता होगा कि 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी थे। और आप इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि 3 साल का विधि आयोग का जो कार्यकाल होता है, और यह कार्यकाल अगस्त 2027 तक, यानी दिनेश माहेश्वरी जी का जो कार्यकाल है अगस्त 2027 तक का है। और इसके अलावा अगर याद रखेंगे तो फिर इसमें जो है विधि आयोग जो है इसमें एक अध्यक्ष, सचिव और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें अभी 2 की नियुक्ति हुई है। एक हितेश जैन है और दूसरे हैं प्रोफेसर डीपी वर्मा, और अध्यक्ष आपको पता ही है कि दिनेश माहेश्वरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है। तो ये आपको पता होगा कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और आपको पता है कि सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे चलते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है और वन और वृक्षावरण दोनों का। तो यहाँ जो है हमारा आंसर जो है 25.17% हो जाएगा। और आपको पता है कि वन रिपोर्ट जो है हर एक 2 साल में जारी किया जाता है, और अभी लेटेस्ट जो है 2023 में 18वीं रिपोर्ट आई है। और इस पे जो है मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगी, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रही हूँ या डील नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग के लिए मैं शॉर्ट में वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग वहां से इसको कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम कौन सा है। तो यह जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह जो है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा जो है वो आदेश जारी किया गया है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है। तो ये आपको पता है कि यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का पर्वत है, और यह जो है अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और इसके अलावा एक बात और भी याद रखिएगा कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वह किलिमंजारो है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि हाल में ही भारत ने किस नदी पर बने बगलिहाट डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया है। तो यह जो है चिनाब नदी। और चिनाब नदी पर जैसे कि बगलिहार है, दुलस्ती है, सलाल है, ये सारा जो परियोजना है ये सभी चिनाव पे बने हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए साथ में ही कि चिनाव जो है, चिनाब नदी, यह सिंधु की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी चिनाब पे ही सबसे लंबी जो आर्क ब्रिज बना है रियासी जिला में जम्मू कश्मीर का, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल में ही निधन हो गया है। तो वह कौन थे। तो वह योग गुरु थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। फिर है लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 25-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो संजय जायसवाल को। और प्राक्कलन समिति आपको पता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, और इसमें 30 मेंबर जो हैं यह लोकसभा से
चुने जाते हैं और इनका जो है इनकी जो नियुक्ति की जाती है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और इनका जो बेसिकली काम है कि जो सरकार के द्वारा बजट में जो भी व्यय का जो प्रस्तावित व्यय है, अनुमान है, उसकी जांच करना। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के तहत जो है, जो हमारा शहरी निकाय था, तो उस शहरी निकाय को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। एक होता है शहरी निकाय, एक होता है जो शहर में अभी परिवर्तित हो रहा है, और दूसरा है कि अभी वो ना तो वो गांव है और ना वो शहर के रूप में अभी डेवलपमेंट हो, यानी कि वो अभी इनिशियल फेज में है। तो इसीलिए इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, और जो शहरी निकाय है उसको नगर निगम, फिर उसके बाद जो अभी पूर्ण रूप से शहर नहीं बना है उसको नगर परिषद या नगर पालिका, और जो अभी गांव से तो बेहतरीन है लेकिन अभी वो शहर के ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आया है, तो उसको नगर पंचायत बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में, यानी कि जो छोटे नगर वाला जो पार्ट आएगा तो वो नगर पालिका में आएगा। तो इसीलिए जो है हमारा, या तो नगर पालिका कहिए या नगर परिषद कहिए, दोनों ही एक ही बात है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे दिया हुआ है निम्न कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। इसमें पहला है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, तो बिल्कुल। फिर दूसरा है कि संसद में हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो आपको पता है कि संसद जो है, जो हमारे लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो मनोनीत नहीं होते बल्कि वो उनका चयन होता है और इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जनता के द्वारा, और ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहां जाते हैं और सरकार बनाते हैं, और फिर वहां से कार्यपालिका और विधायिका, जो कि आपको पता होगा कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका का ही सॉरी कार्यपालिका जो है वो विधायिका में से ही चुन के आती है। तो वहां पे वो लोग सरकार का गठन करते हैं और न्यायपालिका स्वतंत्र है, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा कि जो इंदिरा साहनी जो केस आया था या वाद आया था, यह आया था बेसिकली रिजर्वेशन के लिए, यानी कि 1992 में जो ओबीसी आरक्षण को लेके, यानी कि ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन रखा गया था, तो उसमें इंदिरा साहनी वाद में बोला गया कि हाँ ये 27% ठीक है, लेकिन इसके साथ कंडीशन था कि एक आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से किसी भी हाल में इससे ज्यादा नहीं होगा। हालांकि कुछ स्टेट हैं जिनके पास 50% से ज्यादा है, और एग्जाम्पल में आप तमिलनाडु को देख लीजिए, वहां पर 50% से ज्यादा है। और दूसरा अभी हाल में ही बिहार में जो 65% का जो अभी रिजर्वेशन था, जो जिसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी कि उसको रद्द कर दिया है, तो वो भी जो है इसी केस के तहत, यानी कि इसी केस के हवाला से उसको जो है रद्द कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यह दिया गया था बेसिकली सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने के लिए। तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो यह जो है सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और आपको पता है कि रिट जो है, यह जो है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों के पास ये राइट है रिट जारी करने का, और यह जो है फंडामेंटल राइट के वायलेशन के तहत जो है इसे जारी किया जाता है। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में यही जो है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जारी किया जाता है। और रिट आपको पता है कि 5 तरीके का रिट है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि किसी व्यक्ति को उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 21 में है और इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत जो है इसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इसके अलावा अनुच्छेद 20 आपको पता है कि यह जो है अपराध के दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार दिया गया है। वहीं जो अनुच्छेद 22 है इसमें कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी से जो गिरफ्तारी और उसके निरोध से संरक्षण दिया गया है। और 32 आपको पता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके तहत है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी के तहत जो है 5 रिट जारी किया जाता है, अभी जैसे मैंने बताया है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्य डैश हैं। तो ये आपको पता होगा कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे केंद्र में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और जो भी दल सबसे ज्यादा सीट जीतता है वह अपने में से किसी एक नेता को चुन के उसको जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है उसको नियुक्त करता है और लोकसभा का जो है सदन के नेता के रूप में वह जो है जाना जाता है। सेम उसी तरीके से विधानसभा में भी यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनकर जो है राज्य के विधानसभा में भेजा जाता है और फिर वहाँ जो है उसमें से जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलती है उस पार्टी के आपसी सहमति से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है और फिर उसको उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसीलिए जो है हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको पता है कि जो धन विधेयक है हमारा यह लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और राज्यसभा में जो है राज्यसभा में इसकी भूमिका नगण्य के बराबर होती है और केवल राज्यसभा जो है इसमें सिफारिश कर सकती है, ना तो इसमें कोई बदलाव कर सकती है और ना ही इसे रोक सकती है। और रोकेगी भी तो मात्र 14 दिन तक, और वो भी 14 दिन तक अगर रोक दी और 15वें दिन अगर उसने नहीं भेजा तो यह स्वतः जो है पारित माना जाएगा, यानी कि जो राज्यसभा है उसे 14 दिन के अलावा इसे रोकने का अधिकार नहीं है। फिर आगे है दूसरा कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, तो आपको पता है। लेकिन अगर जो है ये सामूहिक रूप से जो है यह तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत की जो प्रथम विदेश मंत्री वह कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको पता है कि विधि मंत्री जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, रेल मंत्री जॉन मथाई थे। तो ये भी ऐसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आगे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में राजनीतिक पार्टी दिया हुआ है और सूची 2 में उसके संस्थापक। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहले दिया हुआ है भारतीय जनसंघ, तो यह जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके संस्थापक थे। फिर है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और ये आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी है। फिर है स्वतंत्र पार्टी, यह के.एम. मुंशी का। तो इसीलिए हमारा जो कॉम्बिनेशन बन के आता है 2-3-1 का, और यह हमारे ऑप्शन बी में है, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो आपको पता होगा कि पोलियो जो है विषाणु से होने वाला रोग है। वही मलेरिया आपको पता होगा प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा यानी कि नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। आगे है कि मानव शरीर में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डिम्ब वाहिनी नलिका में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे है कि लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती हैं? तो आपको पता है इंसुलिन का।
और आगे हमारा दिया गया है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है, तो ये भी आपको पता होगा, क्लोरोफिल के कारण, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तब आपको पता है कि यह जो है जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। क्लोरोफाइसी तो हरा शैवाल, रोडोफाइसी तो लाल शैवाल, पियोफाइसी भूरा शैवाल और ब्रायोफाइट लीवरवर्ट। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। आगे है कि जिस विलयन या सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये आपको पता है कि ऐसे विलयन को जो है संतृप्त विलयन बोला जाता है, यानी कि वह जो है सेचुरेट हो गया है, अब उसमें अधिक और कोई जो है विलय की मात्रा वह नहीं घुलाई जा सकती है। और आपको पता है सार्वत्रिक जो विलायक है वह पानी होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि दो परमाणुओं के बीच समस्थानिक यानी कि आइसोटोप जो है वह कहा जाता है यदि, तो आपको पता है कि जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसको समस्थानिक, और यही अगर द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न हो तो उसको संभारिक बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो यह जो है पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि जो अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है, जैसे पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है इत्यादि, ये सब जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैं, और इसके अलावा गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील माना जाता है। और यही वजह है कि गोल्ड की ज्वेलरी जो है हम लोग अपने दैनिक जीवन में पहनते हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः, तो इसमें जो है घनत्व बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, तो यह जो है नियम कौन सा है? तो आपको पता है कि यह गे-लुसांग का नियम है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें जो है प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और अगर इसको जैसे प्रोपोर्शनल अगर हम लोग यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे सार्वत्रिक नियतांक आ जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बन के आता है वो है P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद P1T1 इक्वल्स टू P2 और T2। तो ये जो है गेलुसांक का फाइनल इक्वेशन है, तो ये भी आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तो ऑप्शन बी सही है कि यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। और आपको पता होगा कि न्यूटन ने गति का 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था, जिसमें जो पहला नियम है उसको जो है जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, दूसरा जो है हमारा F=ma, और तीसरा आपको पता होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये तीनों नियम जो है इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बैरोमीटर को, तो बैरोमीटर आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज होता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है, और द्रव के घनत्व के लिए भी इसका यूज नहीं होता, और पूर्वानुमान के लिए भी नहीं। तो इसीलिए जो है हमारा केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि प्रतिध्वनि जो है वो किसके कारण सुनाई देती है? तो आपको पता होगा कि यह तरंगों के परावर्तन की वजह से सुनाई देती है, और इसको जो है 17 मीटर की जो है न्यूनतम दूरी होगी तो यह क्या होती है वहां से प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, तो ये भी हमें पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो आपको पता है कि इसमें अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों की भूमिका होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि तापमान बढ़ाने पर सभी धातुओं के प्रतिरोध जो है
उस पर क्या प्रभाव होता है, तो आपको पता है कि उसमें जो है वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पानी का हिमांक बिंदु, तो ये आपको पता ही होगा कि 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और ये फॉरेनहाइट में पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो फॉरेनहाइट का आप लोग को पता होगा कि F-32/180 होता है। और यहीं अगर रोमर की बात करें तो R/80, और सेल्सियस जो है C/100, और इसके अलावा बचा केल्विन, तो K-273/100। तो ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। आगे दिया हुआ है कि किलाउआ ज्वालामुखी जो है किस द्वीप पर है, तो ये भी आपको पता होगा, हवाई द्वीप, यूएसए में। और इसके अलावा मोना लोआ भी जो है वो हवाई द्वीप पे ही स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे है कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। और आपको पता होगा कि 1763 से 1800 ईस्वी में बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में चलाया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक थी आनंद मंच, उसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। और इसके अलावा नील विद्रोह में आपको पता है कि यह 1859-60 में चलाया गया था। और जो H.C. मुखर्जी जो थे हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस पे एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी है, नील दर्पण, और यह पुस्तक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। उलगुलान के बारे में आपको पता ही होगा कि मुंडा विद्रोह जो है उसको उलगुलान की संज्ञा दी जाती है। बिरसा मुंडा ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। और इसके अलावा जो है यह छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में चलाया गया, तो ये आपको पता ही होगा। पावना विद्रोह भी आपको पता होगा कि बंगाल में चलाया जाने वाला किसान आंदोलन था, जो 1873 से 76 के बीच चला था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कि सोम प्रकाश, तो आपको पता है कि सोम प्रकाश जो है ईश्वरचंद विद्यासागर की लिखी हुई पुस्तक है। फिर है इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर आपको पता है देवेंद्रनाथ टैगोर की। युगांतर जो है यह वारेंद्र कुमार घोष, और नेटिव ओपिनियन जो है वी.एन. मांडलिक, यानी कि हमारा जो कॉम्बिनेशन बन के आता है 3241, जो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया, तो इसमें जो है सैयद वंश हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको पता होगा कि सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे कम टाइम तक शासन करने वाला यह जो है वंश था। और इसके अलावा मैं क्रम बता दूं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश का जो सही क्रम है, तो सबसे पहला जो वंश आया था वह गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी वंश। और इसमें जो है तुगलक वंश सबसे लंबे टाइम पीरियड तक रहा था, और उसके बाद सैयद जो है वो सबसे कम टाइम तक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो आपको पता है अवध की बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, इनके मौलवी अहमदुल्ला, इन सभी ने भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसने बजाय मुझे पत्थर मिला। यानी कि उसने उसके जो रोटी के बजाय, यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है, रोटी के बजाय मुझे पत्थर मिला, मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो आपको पता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी, उसमें उसको जो है उस टाइम के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा जब नकारात्मक जो प्रतिक्रिया दी गई थी, तो उसके उस टाइम पे गांधी जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि नाजीवाद किसका समर्थक था, तो आपको पता होगा कि यह जो है राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये भी आपको पता है कि यह थॉमस मोरे की बुक है। आगे है लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा कि यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थान पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए
अधिकारियों की नियुक्ति की, तो इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो धम्म महामात्र के नाम से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि गांधार कला शैली समन्वय है या समन्वय है तो किन दो शैली का? तो आपको पता है कि यह भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और ये भी याद रखिएगा कि गांधार शैली में ही जो सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी वह गांधार शैली की थी, और सबसे ज्यादा जो प्रतिमा बनाई गई वह मथुरा कला में है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन बी असत्य हो जाएगा कि फाहियान जो है हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। आपको पता है कि जो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री आया था वो वेनसांग था, ना कि फाहियान। फाहियान जो है यह गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, इसीलिए दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि चेर शासक का जो क्षेत्र था वह केरल था, और केरल में मलयालम भाषा चलती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो आपको पता है, और सारनाथ को ही उसमें ऋषि पत्तन बोला गया है। फिर दूसरा है कि इनके जो उपदेश हैं वह आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, तो ऐसा नहीं है। ये दुख की समस्या और उससे मुक्ति पर आधारित ये जो है उस पे उपदेश देते थे, तो इसीलिए दूसरा गलत है। तीसरा है कि उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया था, तो ये भी सही है। तो पहला तीसरा ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आपको पता होगा कि पुदुचेरी का, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर है भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो है राजस्थान में हुआ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा है कि किस वायुदाब पेटी को अस्वक्षांश कहा जाता है? तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। आगे दिया हुआ है कि असत्य कथन पर विचार करिए, यानी कि असत्य कथन बताना है। इसमें पहला है कि सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होती है, यानी कि बहती है, तो नहीं, यह सिर्फ लद्दाख से होके जाती है। श्योक नदी जो है झेलम की सहायक नदी है, तो नहीं, यह सिंधु की सहायक नदी है, तो ये भी गलत है। तीसरा है कि झेलम जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो नहीं, चिनाब सबसे बड़ी है, तो इसमें सभी असत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि हाल में ही किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये आपको पता होगा कि यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो है होस्ट स्टेट जो था वह बिहार था, और बिहार इसमें 36 पदक के साथ जो 15वें रैंक पे रहा था, यानी पदक तालिका में 15वें नंबर पे, और टॉप पे महाराष्ट्र रहा था, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यह बिहार में 5 शहर में इसका आयोजन हुआ था, और प्लस 3 जो स्पोर्ट्स हैं उसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है नर्मदा, तो नर्मदा आपको पता है कि इस पर ओंकारेश्वर बांध है। फिर है चंबल, चंबल का पता है राणा प्रताप सागर। फिर कृष्णा, और कृष्णा का नागार्जुन सागर, और कावेरी का मेट्टूर बांध। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वह डी बन के आता है, यानी कि 4213 का। फिर है यहाँ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैग्नीशियम पे जो ये 2+ का जो आयन है, इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो आपको पता है कि Mg का जो इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 12 होता है, और इसको अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो यह 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8 का फॉर्मेशन आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह जो है तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो है यह तमिलनाडु में नहीं है। इसके अलावा आपको पता है कि एन्नौर, नागपट्टनम और तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु के ही पोर्ट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वासी जो है
वह केरल में नहीं पाया जाता है बल्कि यह लक्षद्वीप में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राजील में। और इसके अलावा आपको पता होगा कि ब्राजील में जो है सेंटोस, जो कि कॉफी पोर्ट के नाम से फेमस है, वो पाया जाता है। और साओ पोलो, उसको जो है कहवा प्रांत के नाम से जानते हैं, तो इसलिए ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आगे है कि टाल या ताल जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो रबी फसल के लिए। और आपको पता होगा कि गंगा किनारे की जो दक्षिण की पट्टी है उसमें 8 से 10 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टियां हैं, यह दलदली भूमि होती है एक्चुअली में, और इसी को ताल मिट्टी बोलते हैं या ताल क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे है रबी की फसल जैसे दलहन और गेहूं जो है सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि असंगत जोड़ों की पहचान करिए, तो इसमें जो है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण में नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, इसीलिए सी जो है हमारा वो गलत है और गलत ही पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है, तो आपको पता है यह पश्चिमी जो विक्षोभ है उसके कारण से। और इस टाइम पे क्या है कि भारत में रबी फसल लगी हुई होती है, जिस कारण से यह रबी फसल के लिए काफी फायदेमंद होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। फिर है कौन सा वैश्विक सम्मेलन जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था, तो हमारा जो है रियो समिट, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए लाया गया था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल भी आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए। तो इस तरीके से हम लोग अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि श्रम पूंजी से अधिक सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। और आपको पता होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन है उस पर निजी स्वामित्व का प्रभाव होता है, और इसमें जो है वस्तुओं की मांग और पूर्ति वह बाजार की शक्ति पर निर्भर करता है। और इसमें आपको पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिसमें कि सरकार और निजी दोनों जो दोनों कंपनियां हैं या दोनों एंटिटी है इसकी सह अस्तित्व के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और आपको पता होगा कि इसमें जो है सरकार के द्वारा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राथमिकता दी गई थी, वहीं पहले में देखेंगे तो कृषि पे ध्यान दिया गया था, और दूसरे वाले को महन लोविस मॉडल बोलते हैं और पहले वाले को हेरोड डोमर, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो निम्नलिखित में से कौन से उस संकट का प्रमुख कारण था, तो बाहरी ऋण का उच्च स्तर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। और इसके अलावा आपको पता है कि इसी टाइम पे इसके वजह से एलपीजी रिफॉर्म जो लाया गया था 1991 में ही लाया गया। आगे है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो ये भी आपको पता है कि यह जो है जेबी से के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। इसके अलावा आपको पता है एग्रीकल्चर, खनन, मत्स्य और पशुपालन ये सब भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आगे है कि रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट जो है यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 29 मई को। फिर है ग्रुप ए के संगठन को ग्रुप बी में उनके मुख्यालय से मिलाना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो आपको पता है द हेग, यानी कि ऑप्शन सी। फिर है खाद्य और कृषि संगठन जो है, तो इसका हमारा जो है रोम। फिर है यूनिसेफ, यूनिसेफ का पता है न्यूयॉर्क। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका जेनेवा। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो विमल पटेल। और ये भी याद रखिएगा नए संसद भवन का जो जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है उसको प्रोजेक्ट वेस्टा के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है, तो ये भी आपको पता होगा कि यह जो है
लिब्रेविले है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। वहीं अगर हम लोग देखें तो कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है, फिर कॉन्गो का जो है ब्राज़विले और बॉन्जुल का गाम्बिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी, तो 1916 में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था, तो यह 1989 में, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है किस देश की संसद या विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है, तो यह है इजराइल। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो चीन के जो विधायिका या संसद है उसको नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, और जापान की विधायिका को डाइट बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो हमारा घृणा जो है यह प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है तो मितभाषी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भरपेट किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव का, और इसके बारे में आपको पता है कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि चेंज एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस, और इसमें कह रहा है कि इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो इसका जो आंसर होगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन, और क्वेश्चन है कि कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है हैड नेवर बीन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का जो उस कार्ड का नाम क्या है, तो इसका नाम है अपार, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फिर है हमारा नेक्स्ट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व करके इसको मिला लीजिएगा। तो 96 का आंसर हो जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन डी। फिर है 97, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 डेज, यानी कि ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट हमारा जो 98 का जो आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन सी। फिर है हमारा 99, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 111 और 185, यानी कि ऑप्शन ए। और फिर है हमारा 100, और इस टेस्ट यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है स्वयं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इस तरीके से हमने जो बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 आया है मार्केट में, उसका पहला टेस्ट का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बीपीएससी 71st के बहुत सारे टेस्ट सीरीज, इसके अलावा अदर जैसे कि करंट अफेयर्स के कंटेंट, फिर बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 है तो उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और उसका वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 71st का जो जैसे केजीएस या फिर एडिटोरिया या अन्य जो पटना के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं, तो उसका भी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया गया है, और टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ भी सेंड किया गया है। तो आप लोग वहाँ से जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अदर कोई कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम कंटेंट लेके आएं। आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।